हेलो स्टूडेंट, तो आज का फिजिक्स कैप्सूल है रे ऑप्टिक्स पार्ट 1। जिन बच्चों का पार्ट 1 वाला रे ऑप्टिक्स वीक है, मिरर, स्फेरिकल मिरर, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, फिर टीआईआर तक हम लोग इसमें कवर करेंगे। मजेदार लेक्चर है, एक एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और मेरे ख्याल से जो एग्जाम में सवाल आएगा आप उड़ा के रख सकते हो। इसके बाद जो मास्टर शीट का प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस कर लो और टेस्ट के प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, तो आपके हाथ से सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है ना, आप रे ऑप्टिक्स में बेस्ट हो जाओगे। तो मेरे ख्याल से रे ऑप्टिक्स का आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे अच्छे सवाल इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो पहले बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लेन मिरर के अंदर देखेंगे। देखो, प्लेन मिरर के अंदर दो चार सेक्शंस हैं जहां से हमारे पास सवाल बनते हैं। सबसे पहला सेक्शन है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू से सवाल कम आया है बट आ जाता है, आप टेस्ट वगैरह में भी जनरली इसको देखते हो। और फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है पहले इसको मैं समझाऊं सिंपल वे में, और कैसे इसको निकालते हैं। और इस पे मैंने न्यूमेरिकल भी रखा है, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम भी रखा है आपका। ठीक है ना, तो देखना। तो मेरे पास ये एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस मतलब लाइट फेंक रहा है। ठीक है ना, तो इसकी लाइट मिरर से टकराई और इस वॉल के ऊपर आकर के गिर रही है। तो अब एक ऑब्जर्वर है जो इस वॉल के ऊपर मूव करता है, वो जानना चाहता है कहां से कहां तक हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। तो फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन होता है जहां से जहां तक ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देती है। लैंग्वेज फॉर्म में बोलने में कठिन है, एग्जीक्यूट ऐसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगी, कभी भी फील्ड ऑफ व्यू निकालना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बनाओ। और प्लेन मिरर में बड़ा आसान काम है, रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो हमने इसकी इमेज यहां पर बना दी, उतनी ही डिस्टेंस पर बन जाएगी। अब आप क्या करोगे, नहीं ये बहुत सारी रे निकाल करके टाइम पास नहीं करोगे। अब आपको इमेज देखनी है इस वॉल के ऊपर। तो इमेज कहां से दिखाई देगी, जहां से फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, ये इंसिडेंट हो गई, ये इसकी रिफ्लेक्टेड हो गई। तो रिफ्लेक्टेड रे पीछे खींचने पर इमेज से मिलती है। तो इमेज से दो डॉटेड लाइंस इस तरीके से निकालो। ठीक है ना, तो एक लाइन तो आपकी ये वाली हो गई और एक लाइन आपकी ये वाली हो गई। अब ये जानते हो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है यहां से गिरने वाली इंसिडेंट और फिर इधर होने वाली रिफ्लेक्टेड। ये यहां की इंसिडेंट हो गई, ये यहां की रिफ्लेक्टेड। तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रोसीजर फील्ड ऑफ व्यू निकालने का हमारा यही रहेगा कि हम कुछ नहीं करने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे। मिरर को इंटरसेप्ट करती हुई दो लाइंस ले जाओ। ये वो रीजन है M1 से लेकर के M2 तक का जहां से जहां तक ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। दैट्स इट। इसके नीचे नहीं दिखाई देगी और इसके ऊपर नहीं दिखाई देगी। अब सवाल है इस फील्ड ऑफ व्यू को कैलकुलेट कैसे करें, उसके लिए सिमिलर ट्रायंगल यूज किया जाता है। तो एक ट्रायंगल तो आप ये वाला देखो, मिरर वाला, इमेज और मिरर वाला। दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख लो। अब जैसे ये रीजन हम Z लेंथ का ले लेते हैं, मिरर की लेंथ हम L ले लेते हैं। ठीक है ना, अब दो ट्रायंगल साफ दिख रहे हैं, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला दिख रहा है। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो दो साइड में एक तो मिरर ले लो और एक उसके सामने वाली ले लो, तो काम बन जाएगा। तो मिरर की लेंथ हो गई L, साइड की लेंथ हो गई सामने Z। अब परपेंडिकुलर भी प्रोपोर्शनल होते हैं इसी के। तो यहां का एल्टीट्यूड, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, तो ये एल्टीट्यूड हो गया x और यहां से लेकर के यहां तक का एल्टीट्यूड देखोगे तो y + 2x हो गया। तो x डिवाइडेड बाय y + 2x। और यहां से इजीली आप क्या कर सकते हो, z यानी फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, y + 2x इंटू L डिवाइडेड बाय x। ये हो गया हमारा सिंपल प्रोसीजर फील्ड ऑफ व्यू को निकालने का। एक एग्जांपल ये मेरी तरफ से, COP अभी आगे मिलेगा। मान लो हमसे कहता है ये मिरर L लेंथ का है, हमने ऑब्जेक्ट यहां से L दूरी पर रखा, पीछे स्क्रीन रख दी 3L दूरी पर, कहता है फील्ड ऑफ व्यू बता दो। तो सबसे पहली स्टेप, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई, दो लाइंस पकड़ी ऐसे और ऐसे ले जाके स्क्रीन पे इंटरसेप्ट करा दी, डिस्टेंस Z ले लिया। ठीक है ना, अब ये L है तो ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली L होगा। अब आप साइड को प्रोपोर्शनल करो, सिर्फ 30 सेकंड का सवाल होता है। साइड प्रोपोर्शनल करोगे तो मिरर की साइड हो गई L, ये वाली सामने वाली हो गई Z। अब एल्टीट्यूड पकड़ लो, L डिवाइडेड बाय 3, 4 और 5, 5L। तो यहां से Z का वैल्यू हमारे पास आ गया 5L। देख लो, इतना आसान फील्ड ऑफ व्यू का सवाल होता है। मेरे ख्याल से अब एग्जाम में गलत नहीं होगा। अभी COP देखोगे वो लैंग्वेज में मैंने उलझा रखा है ताकि आप उसको सुलझा सको। तो चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, प्लेन मिरर के अंदर दो मिरर के बीच में डेविएशन। डेविएशन का भी प्रॉब्लम ज्योमेट्री और फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब जैसे रे ऑफ लाइट आई और सक्सेसिवली यानी एक साथ दो बार रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, तो एक बार ये रिफ्लेक्ट हुई, एक बार ये रिफ्लेक्ट हुई। जरा चेक करो सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर देखोगे तो रे इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना, और यहां से इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है। ये सेंस हुआ एंटी क्लॉकवाइज। और यहां से भी आप देखो तो रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही। तो जब लैंग्वेज लिखी होती है सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, इसका मतलब होता है रे सेम सेंस में दो बार रोटेट कर रही है और बाहर जा रही है। तो नेट डेविएशन की वैल्यू होती है 360 - 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ दो सक्सेसिव डेविएशन के लिए वैलिड है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो
नेट डेविएशन हो गया 360 माइनस 2 थीटा। अब स्टूडेंट इस फॉर्मूले को तो याद कर लेते हैं, मतलब पता नहीं होता, सवालों में लटक जाते हैं। डेविएशन मतलब अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ना। अब जैसे मान लो मैं इधर जा रहा हूं, यहां से मैं इधर की तरफ मुड़ गया, ठीक है ना, तो ये हुआ मुड़ना, ठीक है ना, और ये जितने एंगल पर मुड़ना हुआ दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। वही चीज लाइट के लिए, लाइट यहां की तरफ आ रही थी, यहां से लाइट इधर मुड़ गई, ठीक है ना, तो ये सेंस में मुड़ी, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कहलाएगा यहां पर डेविएशन। अब आप कह सकते हो सर यही क्यों लिया, ये भी तो ले सकते थे। तो लाइट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ी है, इसलिए हमने डेविएशन को उसी सेंस में लिया है। तो जिस सेंस में लाइट टर्न हो रही है उसी सेंस में ये डेविएशन लिया गया, और इसका फॉर्मूला है 360 माइनस 2 थीटा। ये डेविएशन का फॉर्मूला इंसिडेंस के एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये इस डेविएशन का प्रैक्टिकल मतलब हो गया। अब हमें जो सवाल मिलते हैं ज्योमेट्री प्लस फॉर्मूला बेस्ड मिलते हैं, वो सीओपी में मैं भी कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम में आपको कराऊंगा। दूसरी चीज, एक और बड़ा छोटा सा कंसेप्चुअल है, कहता है हमारे पास एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में बनने वाली कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होगी। अब आधी जनता जिनको कंसेप्ट नहीं पता होता वो कंफ्यूज, अरे कौन सी इमेज, एक ही तो इमेज बनती है, वही ब्राइटेस्ट होगी। नहीं, प्लेन मिरर के अंदर जरा देखो क्या होता है ना, मिरर जो होता है ऐसा नहीं बिल्कुल पापड़ की तरह पतला होता है, नहीं, उसकी ग्लास की एक लेयर होती है 6 mm 12 mm जनरली आपने सुना होगा, फिर एक साइड सिल्वर कोटिंग होती है, तो थिक मिरर इसको हम लोग बोलते हैं। तो लाइट जब गिरती है ना तो वो पूरी तरीके से अंदर नहीं जाती, पार्शियली यहां पर फर्स्ट सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है। इस दौरान इंटेंसिटी लाइट की डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो यहां 10% निकल गई, फिर थोड़ी सी इधर लॉस हुई, और इधर फाइनली हमें मिली 80%, 10% इधर चली गई, बाकी बची हुई इधर आई। तो ये जो देख रहे हो आप इमेज, ठीक है ना, ये बन रही है फर्स्ट और सेकंड रिफ्लेक्शन पर जो इमेज होती है वो ब्राइटेस्ट इमेज होती है, और उसकी इंटेंसिटी 80% होती है। तो अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे, ये थ्योरी बेस्ड हो गया, कि प्लेन मिरर में कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होती है, तो जवाब होगा सेकंड रिफ्लेक्शन वाली इमेज ब्राइटेस्ट होती है, और उसकी इंटेंसिटी तकरीबन 80% के आसपास होती है। ये ध्यान रखना, थ्योरी बेस्ड एग्जांपल है। नेक्स्ट दिखाता हूं। अब हमारे पास आ जाते हैं जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़े उन पे कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम। जैसे पहला प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है, पर ये इसलिए कराया जाता है, आ जाता है फिर भी स्टूडेंट अटक जाए, तो हर एक बच्चा जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी इसको सीख ले, ठीक है ना, एग्जाम में गलत ना करके आए। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो दो मिरर है 90 डिग्री के एंगल पर आपस में इंक्लाइंड है, तो आप देख सकते हो 90 डिग्री एंगल हो गया। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटेड ऑन वन मिरर, एक मिरर पे इंसिडेंट होती है, दूसरे पे जाती है, ठीक है ना, एंड अंडरगोज टोटल डेविएशन ऑफ। तो अब हमें देखो यहां पर रे दो सक्सेसिव बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो नेट डेविएशन का हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो नेट डेविएशन का फॉर्मूला हो गया 360 माइनस 2 थीटा, थीटा यानी एंगल बिटवीन टू मिरर विच इज 90 डिग्री। आंसर बचा 180 डिग्री। इस चीज का मतलब ये निकला कि परपेंडिकुलर मिरर असेंबली में रे कितने भी एंगल पर गिरे, कितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर गिरे, हमेशा एंटी पैरेलल जाएगी। तो ये इस तरीके से आई है, ये ऐसे जाएगी, व्हाटएवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कंसेप्चुअल बना देते हैं, कहते हैं ये 90 डिग्री की मिरर असेंबली है, हमने इसको रोटेट कर दिया, अब बताओ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, रे जैसे आ रही थी वैसे ही जाएगी, क्योंकि नेट डेविएशन 180 डिग्री है इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब तक ये एंगल नहीं चेंज होगा नेट डेविएशन चेंज नहीं होगा। ये ध्यान रखना, एक एक छोटा छोटा कंसेप्चुअल पॉइंट है। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट आपके सामने ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम कहलाता है ज्योमेट्री और फॉर्मूला। फॉर्मूला जो अभी आपने सीखा 360 माइनस 2 थीटा वाला, उस पे बेस्ड है। पढ़ो, कह रहा है टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री पर मैंने मिरर को इंक्लाइन कर दिया। रे इंसिडेंटेड और ऑन वन मिरर एट एन एंगल थीटा। तो रे यहां एक मिरर पर इंसिडेंट हो रही है थीटा एंगल पर। इंसिडेंस का एंगल हमेशा नॉर्मल से देखा जाता है, तो बहुत से बच्चे कंसेप्ट लगाते हुए गड़बड़ी कर, ये थीटा है, अरे भाई ये नॉर्मल नहीं है, ये मिरर है, ठीक है ना, तो थोड़ा केयरफुल रहो। नॉर्मल से एंगल थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो रे अगर थीटा पर इंसिडेंट हो रही है तो मिरर से बनने वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकंड मिरर, दूसरे मिरर पर फॉल करती है, बड़ी अच्छी बात है, और यहां से रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो जब इधर से रिफ्लेक्ट होती है ये वाली रे, ठीक है ना, तो ये इस मिरर के पैरेलल है, ठीक। अब यहां एग्जामिनर ने घुमा दिया, स्टूडेंट लगा पढ़ा रहता है, अपनी पूरी जितनी जिंदगी भर की ज्योमेट्री पढ़ी है सब लगा डालता है, आंसर फिर भी नहीं मिलते। तो कहता है कि ये बता दो ये थीटा कितना है। इस तरीके का सवाल मैंने पहले भी आप लोगों को कराया हुआ है, और वहां पर ये था कि ये एंगल 60 डिग्री आ जाता था। वो सवाल ये था, आपको सर याद भी आंसर तक, वो ऐसा था रे
पहले के पैरेलल आती है और दूसरे के पैरेलल जाती है, याद आ गया होगा कई बच्चों को। तो बताओ दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है, तो उसका जवाब है 60 डिग्री। मैंने इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल, मैं चलो थोड़ा अच्छा सीखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है थीटा वाला। थीटा ये नहीं है, थीटा इंसिडेंस का एंगल है। कैसे करेंगे, ज्योमेट्री प्लस फॉर्मूला। क्योंकि रे 2 बार सक्सेसिवली रिफ्लेक्ट हुई है तो नेट डेविएशन 360 माइनस ट्वाइस ऑफ थीटा में मत कंफ्यूज होना, एंगल बिटवीन टू मिरर, ठीक है ना। पता चले ये थीटा उठा के यहां फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ 70 डिग्री। तो रिजल्ट बना 360 माइनस 140, तो आंसर आ गया 220। तो नेट डेविएशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 220 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये हमने फॉर्मूले से निकाला। अब नेट डेविएशन का प्रैक्टिकली मतलब समझते हैं। ये हो गई फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। नेट डेविएशन का प्रैक्टिकल मतलब है कि यहां से रे का इधर की तरफ मुड़ना, ठीक है ना। तो ये जो है ये नेट डेविएशन है। अब कहोगे सर इसे कैसे निकालोगे, इसे निकालने में तो हमारी पूरी ज्योमेट्री की ऐसी तैसी हो गई। नहीं, बहुत सिंपल है। अब पैरेलल की कंडीशन का यूज करेंगे। देखो ये एंगल 70 डिग्री है, ये और ये पैरेलल है, तो ये भी 70 डिग्री हो गया, सही है। अब यहां पर आ जाओ, ठीक है। अब इधर देखना, ये 70 डिग्री है, ठीक है ना, और यहां पर आप देख सकते हो तो ये 70 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये और ये पैरेलल नहीं है। तो ध्यान रखना, मिरर इसके पैरेलल है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90, ऐसे करके एंगल ढूंढते हैं। और इतना एंगल कितना हो गया, 180, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो डेविएशन की वैल्यू ज्योमेट्री से हमारे पास निकली 180 प्लस 90 माइनस थीटा, तो रिजल्ट हो गया 270 माइनस थीटा। अब दोनों है तो एक ही चीज, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो समझ आ गया, फॉर्मूले से मिलने वाला डेविएशन और ज्योमेट्री से मिलने वाला डेविएशन वो दोनों चीजें सेम है, इक्वेट करके थीटा निकाल लो। तो इक्वेट करें तो 220 इक्वल्स टू 270 माइनस थीटा। यहां से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 डिग्री। आंसर आपके सामने है। तो इस तरीके से करके, ये मैंने खूब लेक्चर में बच्चों को कराए हुए हैं, तो इस तरीके और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो मेरे ख्याल से इतने से आपका काम चल जाएगा। अब आप एग्जाम के लिए इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो नंबर ऑफ इमेजेस। बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है, बहुत सिंपल होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। आप सब जानते हो इस चीज को कि हमें अगर दो मिरर दे रखे हैं इंक्लाइंड और उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें n की वैल्यू नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है तो सबसे पहले 360 बाय थीटा कर लो। अब यहां 2-3 सवाल आते हैं। यहां तो ये n यानी 360 बाय थीटा इवन होगा या ऑड होगा या फ्रैक्शन होगा। अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 रहेंगी, चाहे ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा हो या अनसिमेट्रिकली रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर ये n ऑड है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 भी हो सकती है और n भी हो सकती है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है या अनसिमेट्रिकली। अगर कुछ नहीं बोला कि कैसा रखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट ये कन्वेंशन है, हम मानते हुए चलते हैं कि ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा गया है, ठीक है ना। तो ये मानते हुए हम चलते हैं कि अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो हम सिमेट्रिक लोकेशन लेते हुए चलेंगे, नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगी। अगर फ्रैक्शन आता है तो काउंटिंग इमेज मेथड, मतलब इमेज नंबर ऑफ इमेज काउंट कर लो। कैसे काउंट कर लो, m1 और m2 रखो, दोनों मिरर के बीच का एंगल हो गया हमारा टोटल अल्फा प्लस बीटा। अब पहली इमेज जो बनेगी अल्फा एंगल पर बनेगी, दूसरी इमेज बीटा एंगल पर, फिर इनमें अल्फा प्लस बीटा जोड़ते जाओ और इमेजेस बनाते जाओ। ये हो गया काउंटिंग इमेज। बट इससे भी डायरेक्ट तरीका है, आप 360 बाय थीटा करो और अगर ये चीज फ्रैक्शन में आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस नियरेस्ट इवन इंटीजर के पास में होती है। जैसे अगर मान लो फ्रैक्शन आया 4.5 तो इवन इंटीजर इसके पड़ोस का कौन है, 4, तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 हो जाएंगी। आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको। अब ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करके आप एग्जाम में बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है ना। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपका फॉर्मूला बेस्ड नंबर ऑफ इमेजेस का सेक्शन खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको इसके प्रॉब्लम वाले सेक्शन पे ले चल रहा हूं। प्रॉब्लम इसके अंदर जितने कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम करोगे कंसेप्ट उतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका। ये कह रहा है टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड स्पेस्ड 20 सेंटीमीटर अपार्ट। तो हमें दो मिरर दे रखे हैं इस तरीके से और इन दोनों मिरर के बीच का गैप हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड इन बिटवीन दैम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो ए से ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर है और बी से ऑब्वियसली इसकी दूरी फिर 5 सेंटीमीटर हो गई। ये कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इमेजेस आर नॉट फॉर्म्ड इन मिरर ए। तो बताओ कौन कौन सी इमेजेस इनमें से मिरर ए में नहीं बनेंगी। पहले हम खुद बना ले, उसके बाद तो जवाब दे पाएंगे। और जो डिस्टेंस है वो हम ए से कैलकुलेट कर रहे हैं। तरीका क्या होगा, पहली इमेज देखो, इधर आ गया मिरर बी, इधर आ गया मिरर ए। अब मिरर बी में पहली इमेज 5 सेंटीमीटर पर बनेगी तो पहले 5 सेंटीमीटर इधर फिक्स कर दिया। इधर इमेज बनेगी 15 सेंटीमीटर पर। अब कुछ नहीं करना,
अब जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी उनमें दोनों मिरर के बीच का वहां हम एंगल ऐड करते थे, यहां हम डिस्टेंस ऐड कर देंगे। डिस्टेंस कितना है 20, तो 20 ऐड करो तो नेक्स्ट इमेज इधर 25 सेंटीमीटर पर आ जाएगी, इसकी नेक्स्ट इमेज 35 सेंटीमीटर पर आ जाएगी। ठीक है ना, ये कहां से डिस्टेंस है, ये बी से डिस्टेंस है, ये ए से डिस्टेंस है, फिर 20 सेंटीमीटर ऐड करो तो इधर आ जाएगा 45, इधर आ जाएगा 55, फिर ऐड करो। बस अब ऐसा नहीं कि लगे रहो, ठीक है ना, चेक कर लो ऑप्शंस कहां तक के हैं, 55 तक के हैं, अपना आंसर इसमें मिल जाएगा। और अगर मान लो और आगे एक्सटेंड करता तो एक दो और बना लेते हैं हम इसमें इमेजेस। अब कौन कौन सी इमेजेस इसमें एक ही है, 15 वाली है, 25 वाली है, 55 वाली है, 15 वाली है, 25 वाली है, 55 वाली है, कौन सी वाली नहीं है, 45 वाली नहीं है। तो दिस इमेज इज नॉट फॉर्म बाय मिरर ए, तो राइट आंसर हमारा हो गया इसमें सी वाला। तो बहुत सिंपल होता है इसका सवाल और एग्जाम में आने पर अब आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट, और प्रैक्टिस शीट यानी मास्टर शीट के अंदर आपको मिल जाएंगे ऐसे सवाल, तो कहीं पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आराम से कर लोगे। टेस्ट में भी मैंने कराए हुए हैं, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। बस खाली जो बताते जा रहा हूं ना, ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो, नीट के अंदर पूरी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिवाइज कर लिया, नंबर आ जाएंगे भाई, ठीक है ना, फिजिक्स में रोना नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है अननंबर्ड वॉल क्लॉक, ठीक है ना, तो हमें एक अननंबर्ड वॉल क्लॉक है, शोज टाइम इतना, डिजिटल वॉच है, तो ये इतना टाइम शो कर रही है। वेयर फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट आवर एंड सेकंड टर्म मिनट और लास्ट टर्म सेकंड, हमें पता ही है। व्हाट इज द टाइम इट्स इमेज इन द प्लेन, अब इमेज तो मिरर क्या क्या करता है, जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज को इन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, यानी हमें जो टाइम दिखाई देगा वो जस्ट इसका अपोजिट टाइम दिखाई देगा। ऑपोजिट होगा कितना, वो कैसे लिखें, तो कुछ नहीं करना, 12 घंटे में से, भाई घड़ी में तो 12 ही होते हैं ना, 12 घंटे में से इस टाइम को माइनस कर दो, आपके पास वो टाइम आ जाएगा जो घड़ी दिखाएगी, घड़ी की इमेज दिखाएगी। पॉइंट समझ आ गया। अब 12 घंटे को कैसे लिखें, 12 घंटे को लिखेंगे 11 आवर 59 मिनट 60 सेकंड, देख लो पूरा 12 घंटा ही हो गया ये, ठीक है ना। 60 सेकंड यानी 1 मिनट, 1 मिनट इसमें जोड़ो तो ये हो जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 आवर, 1 आवर इसमें जोड़ दो तो 12 घंटे, पूरा हो गया। अब इसमें से माइनस कर दो आप ये वाला टाइम जो एक्चुअली में क्लॉक में है 25 और इधर आ गया 37। अब रिजल्ट हमारे सामने आ गया, तो जो इमेज टाइम शो करेगी वो ये डिफरेंस वाला हो गया, इधर आ गया 3 और यहां पर हमारे पास बचा 2, इधर आ गया हमारे पास 4 और इधर आ गया हमारे पास 3 और इधर आ गया 11 में से 4 गया, 6 5 11 7, तो 7 आवर्स 34 मिनट 23 सेकंड शो करेगी। तो अगर हम इसको चेक करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 आवर 34 मिनट 23 सेकंड के हिसाब से अगर हम चेक करें तो राइट आंसर हो गया हमारा सी वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, मेरे ख्याल से अब ये घड़ी देखने वाला तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है मैन इज सिटिंग, अब ये देखो ये वही फील्ड ऑफ व्यू का है जो मैंने बोला लैंग्वेज में अटका देता है, ठीक है ना, तो अब इसको कैसे पार पाएंगे। ये कह रहा है मैन इज सिटिंग इन अ रूम एट 2 मीटर फ्रॉम वॉल W1, तो ये कोई वॉल W1 है, इससे 2 मीटर की दूरी पर ये कोई मैन है, P नाम डाल देते हैं, ठीक है ना। आगे wants to see the full height of wall W2 behind him, तो ये W2 वाली वॉल इसके पीछे कितना 4 मीटर, तो इसको ये देखना चाहता है, तो भाई घूम के देख लो, नहीं एंड क्या बोल रहा है एक बार मैं पूरा पढ़ लू, बिहाइंड 4 मीटर नहीं बिहाइंड हिम 4 मीटर हाई एंड 6 मीटर अवे, तो ये जो डिस्टेंस है सॉरी ये 6 मीटर अवे है, ठीक है ना, और हाइट इस वॉल की 4 मीटर, अभी गड़बड़ हो जाती है, तो लैंग्वेज पूरी ध्यान से पढ़नी है। तो ये आदमी इसको देखना चाहता है इस वॉल W2 को, ओके। What is the minimum vertical length of mirror on the facing wall required for this purpose, तो ये भाई डायरेक्ट झांक के नहीं देख रहा कि पीछे मुड़ जाओ और देख लो, नहीं, ये कह रहा है कि हम तो मिरर लगाएंगे, हमारी फिजिक्स बढ़िया है, ठीक है ना, जिसको आता है वो कर ले। तो अब हमें W1 पे मिरर लगाना है, तो बेसिकली W1 मिरर का काम कर रहा है और हमें इस मिरर की लेंथ निकालनी है सच दैट ये पर्सन इस मिरर के अंदर पूरी वॉल को देख ले, खत्म के। तो पहला काम तो हमें यह करना है, पर्सन ने किसको देखना है, वॉल को देखना है, तो वॉल की इमेज बिल्कुल उठा करके सामने बना दो, यानी वॉल हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, पर्सन हमारे लिए ऑब्जर्वर है, तो हमने वॉल की इमेज उठा करके बना दी। ये रही वॉल की इमेज कितने 4 मीटर की, और यहां से इसका डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये टोटल हो जाएगा मिरर से 8 मीटर। अब पर्सन ने पूरी वॉल देखनी है, पूरी वॉल कब दिखाई देगी, जब ये रिफ्लेक्टेड रे इधर वाली और ये इधर वाली इसको मिल जाए। गेम समझ आ गया होगा फील्ड ऑफ व्यू का। अब लेंथ ऑफ मिरर हमें चाहिए, तो सिमिलर ट्रायंगल लगा देते हैं, तो L/4 ठीक है इक्वल्स टू ये लेंथ हो गई 2 मीटर डिवाइडेड बाय ये पूरा हो गया 10, तो आंसर आ गया L का, यानी मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड का वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8 मीटर। तो मिनिमम साइज ऑफ मिरर जो चाहिए इस पूरी वॉल को देखने के लिए दैट इज 0.8 मीटर, बिल्कुल इजीली, और फील्ड ऑफ व्यू की टेक्निक से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम था।
नेक्स्ट आप देख रहे हो रिलेटिव मोशन इन प्लेन मिरर, ये भी खूब बताया हुआ है मैंने आपको, तो इसका एक बार कंसेप्ट रिवाइज करा दूं। तो जैसे हमारे पास ये मिरर है, इधर चल रहा है वीएम से, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इधर चल रहा है वीओ से, ठीक है ना। तो देखो होता क्या है, जब ये डिस्टेंस चेंज करेगा, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज करेगा, तभी ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटीज चेंज करेंगी। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज में मिरर के पैरेलल चलेगी। सबसे पहला काम ये करना है, मिरर को रेस्ट पे ले आना है, यानी मिरर पे बैठ के ऑब्जेक्ट को देखना है। यानी पहली स्टेप VOM निकालोगे बाय यूजिंग रिलेटिव वाला फॉर्मूला, VO माइनस VM। चाहिए तो वेक्टर लगा लो, और अगर एक ही एक्सिस पर मोशन है तो आप साइन कन्वेंशन लगा लो। तो फर्स्ट स्टेप हो गई VOM निकालना। अब आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेट करोगे, क्योंकि हमारा मिरर रेस्ट पर आ चुका है, ठीक है ना। इसलिए इमेज की जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की जस्ट अपोजिट होगी, यानी माइनस VOM के बराबर होगा। तो इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकालते वक्त बस साइन रिवर्स कर दो, इसको मैं शॉर्टकट में बोलता हूं SRT, साइन रिवर्स टेक्निक। तो आपने VIM की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमने इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर निकाली। अब हमें इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है, तो रिलेटिव का फॉर्मूला लगाया VIM प्लस VM। बस अब इसमें वैल्यू पुट करते जानी है। आपके पास वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। मान लो एग्जामिनर कहता है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बताओ, तो फिर रिलेटिव का फॉर्मूला लगाओ VI माइनस VO, और यहां से रिक्वायर्ड चीज कैलकुलेट कर लो। तो पूरी 4 स्टेप की वर्किंग है। पहले VOM निकालो, अगर मिरर चल रहा है तो, नहीं चल रहा तो डायरेक्ट करो। फिर VIM निकालो, VIM निकालते वक्त तरीका ध्यान रखो, साइन रिवर्स टेक्निक। इसके बाद VI निकालो बाय यूजिंग रिलेटिव का फॉर्मूला। इसके बाद VIO निकालो बाय यूजिंग रिलेटिव का फॉर्मूला। इन 4 स्टेप से आप प्लेन मिरर के रिलेटिव मोशन की धज्जियां उड़ा सकते हो। अब उड़ाने के लिए एक कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम, तो हंसते मुस्कुराते फिजिक्स हो जाती है, ठीक है ना। ये नहीं कि टेंशन में लगे बड़े हैं, खत्म ही नहीं हो रही जी फिजिक्स, ठीक है ना। आराम से होती है अगर आप सही तरीके से पढ़ो तो। अब हमें क्या क्या दे रखा है, देखो ऑब्जेक्ट दे रखा है 6 से चल रहा है, मिरर दे रखा है 2 से चल रहा है। पहले हम इसमें वेक्टर लगाएं या साइन लगाएं, तो क्योंकि एक ही एक्सिस दिख रही है मोशन में, तो साइन से काम चला लेते हैं। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, तो VO M की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हो गई VO माइनस VM। तो यहां से VOM का वैल्यू मेरे पास आ गया, VO हो गया +6 माइनस 2, आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अब करना क्या है मेरे को, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी थर्ड स्टेप तक जाना है, ठीक है। चलो सीक्वेंस बनाते हैं। तो VOM हमारे पास आ गया 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो बस खाली छुमंतर करना है इसको। VIM की वैल्यू साइन रिवर्स कर दो, -4 मीटर पर सेकंड। VI की वैल्यू रिलेटिव का फॉर्मूला लगा लो, VIM प्लस VM, दैट्स इट, काम खत्म। VIM की वैल्यू डाली -4 मीटर पर सेकंड, VM की वैल्यू डाली 2 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया -2 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो इमेज है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे भाग रही होगी, कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। तो हमें क्या निकाल के देना है, स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो राइट आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फर्स्ट वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब देखो स्फेरिकल मिरर में 2-3 इंटरेस्टिंग खेल है। ग्राफ वाले हैं, ग्राफ वाले मैंने आपके जो अपनी मास्टर शीट है उसके अंदर बड़े स्मार्टली रखे हैं, ताकि आपको ग्राफ भी याद हो जाए और आप एग्जाम में ग्राफ के सवाल को सही भी कराओ। इसलिए मैंने कहा मास्टर शीट ऐसी चीज है जो आपको हर चीज करवा देगी, 80% फिजिक्स का पेपर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं है मैंने एग्जामिनर से पूछ कर, नहीं, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस बेसिस पर मैंने आपके लिए तैयार की है, जो आपको काफी हेल्प करेगी लास्ट मोमेंट में। अब देखो स्फेरिकल मिरर में हमें सबसे पहले मिरर फॉर्मूला, बच्चे बच्चे जानते हैं, मिरर फॉर्मूला हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां से अगर हमें v की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट ही आप यहां से v की वैल्यू निकाल सकते हो, uf अपॉन u माइनस f। ये निकालते वक्त, यानी पोजीशन ऑफ इमेज निकालते वक्त हमें साइन कन्वेंशन यूज करने पड़ते हैं। साइन कन्वेंशन बड़े सिंपल है, इंसिडेंट वाली साइड नेगेटिव और जो पॉलिश्ड वाली साइड होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं इंस्टेड लेफ्ट राइट करने के, ठीक है ना। तो ये सिंपल बेसिक साइन कन्वेंशन है। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन यहां 2 तरीके का होता है। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, प्रिंसिपल के पैरेलल है तो बोलते हैं एक्सियल, आगे मिल जाएगा आपको। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या कोई भी मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, जिसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -v/u। v की जो ये वैल्यू निकाली है पुट करें तो f अपॉन f माइनस u। तो ये हो गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर को उड़ाने का, ठीक है ना। अब खेल आता है सबसे पहला रिलेटिव मोशन का। तो जैसे मैंने उसके अंदर बताया भी आपको प्लेन मिरर के अंदर, वैसे ही हम मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होती है VIM की, वहां हम साइन रिवर्स से निकाल लेते हैं।
यहां VIM की वैल्यू होती है माइनस एम ट्रांसवर्स का स्क्वायर टाइम्स VOM। बाकी सब स्टेप सेम है, यानी पहले VOM निकालो, VIM को इस फॉर्मूले से निकालो, फिर VI को रिलेटिव से निकालो, फिर VIO पूछा गया हो तो रिलेटिव वाला VI माइनस VO यूज कर लो। स्फेरिकल मिरर के रिलेटिव मोशन की धज्जियां उड़ गई। अब आगे हम इसका COP देख लेंगे। नेक्स्ट देखो, अब इसमें आता है एक्सेल मैग्निफिकेशन। तो ये ट्रिक मैंने कई बार बताई हुई है, एक्सेल मैग्निफिकेशन की बेस्ट ट्रिक है। एक्सेल तब यूज करते हैं शब्द जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। यहां भी खेल हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से होगा। पहली स्टेप, इसका डिस्टेंस गिवन है, इसका डिस्टेंस गिवन है, फट से इन दोनों पॉइंट का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालो F/F - U से, ठीक है ना। अब जो एक्सियल मैग्निफिकेशन होता है वो डायरेक्ट शॉर्टकट है कि दोनों ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो m एक्सियल की वैल्यू हो गई mt1 इंटू mt2, इससे आपके पास एक्सियल मैग्निफिकेशन आ गया। अब मान लो आपको इसका साइज निकालना है, एक्सियल इमेज का साइज निकालना है, तो कोई भी मैग्निफिकेशन हो, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। m एक्सियल की वैल्यू आपके पास हो गई I एक्सियल बाय O एक्सियल, यहां से आपके पास I एक्सियल का रिजल्ट आ गया। सिंपल और बेस्ट, ठीक है ना। तो ये तरीका यूज करो एक्सियल मैग्निफिकेशन के लिए, मजे आ जाएंगे। दूसरी चीज, अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो, बहुत छोटा किससे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन साइज ऑफ देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऐसे में दोनों मैग्निफिकेशंस सेम मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे और m एक्सियल की वैल्यू हमारी हो जाएगी m ट्रांसवर्स का स्क्वायर। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट। सवाल है भाई, हर चीज पे कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम है ताकि परफेक्ट प्रैक्टिस हो सके। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम के सेक्शन पर। अब देखो, एक एक प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपने बेसिक रिवाइज कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, जो हमने कंसेप्ट पढ़े उनके प्रॉब्लम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है। पढ़ो, ल्यूमिनस पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। साफ पता चल रहा है रिलेटिव मोशन का है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। डायग्राम जरूर बना लो। तो हमें एक कॉनकेव मिरर दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। एक दो बातें इसमें गौर करने वाली होती है, प्लेन मिरर में नहीं, स्फेरिकल मिरर में, वो अभी साथ साथ में बताऊंगा, ध्यान देना। ये कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पे था, ये रहा 20 सेंटीमीटर पर, और मिरर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें ये पता करना है इसकी जो इमेज होगी वो किस वेलोसिटी से और कहां की तरफ जाएगी। पहला काम, आप इमेज को रफली लोकेट कर लो। एग्जैक्टली तो पूछ भी नहीं रहा कहां पे होती, तो हम v का फॉर्मूला लगा लेते। अब रफली कैसे, हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर के बीच में पड़ा हुआ हो, देखो ये तो बेसिक आप सारे जानते ही हो, 9th क्लास में भी पढ़ते हो। तो ये कहां पर है, 20, फोकस हो गया 12 पर, सेंटर हो गया 24 पर, इनके बीच में हो तो इमेज बियॉन्ड सेंटर बनती है। यानी हमने रफली इमेज को लोकेट कर लिया, ठीक है ना। अब हमें ये देखना है कि ये इमेज कहां की तरफ जाएगी, वो उसके साइन से हमें पता चल जाएगा। यहां खास बात यह है कि मिरर रेस्ट पर है, VM 0 है, इसलिए VOM निकालने की जरूरत नहीं है। VOM की वैल्यू VO के ही बराबर होगी क्योंकि VM तो 0 हो गया। तो आप शुरुआत कैसे करोगे, आप शुरुआत सबसे पहले इसका ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल के करोगे। तो m ट्रांसवर्स निकालते हैं, फॉर्मूला F/F - U विद प्रॉपर साइन इसमें पुट करते हैं। फोकल लेंथ होगी -12, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -20, माइनस माइनस आ गया प्लस, तो रिजल्ट बना -12 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है ना। और ये रिजल्ट मेरे पास आ गया -3/2। तो हमें पता चल गया ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज -3/2। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, VIM इक्वल्स टू -m ट्रांसवर्स स्क्वायर टाइम्स VOM। अब जरा गौर करो, VM की वैल्यू तो 0 है, ठीक है ना। तो ब्रेक करते ही VM वाला पार्ट इसमें से हट जाएगा। तो फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया, VI बराबर -m ट्रांसवर्स स्क्वायर टाइम्स VO। दैट्स इट, खेल खत्म। क्योंकि एक ही एक्सिस पर मोशन है तो साइन कन्वेंशन से काम चला लेते हैं, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, गेम ओवर। तो VI की वैल्यू मेरे पास आ गई -m ट्रांसवर्स का स्क्वायर, तो 9/4 इंटू VO हो गया +4, 4 कटा, आंसर आया -9 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमें इमेज की वेलोसिटी मिल चुकी है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ इमेज जा रही होगी 9 सेंटीमीटर पर सेकंड से। अब हम ऑप्शन देखते हैं, 6 वाला है नहीं, ये वाला है नहीं, दो 9 में दे रखे हैं, 9 अवे फ्रॉम द मिरर, 9 टुवर्ड्स द मिरर। तो ये चीज ये बता रही है मिरर से अवे जा रहा है, तो 9 अवे फ्रॉम द मिरर इसका राइट आंसर हो गया। मेरे ख्याल से ये चीज आप तब तक नहीं बता सकते थे जब तक आप इमेज लोकेट ना कर लो। मान लो यही इमेज यहां बनती, वर्चुअल बनती, और 9 इधर होता, तो आंसर चेंज हो जाता, 9 टुवर्ड्स द मिरर आ जाता। ये खेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए रफ इमेज का लोकेशन जरूरी है ताकि एग्जैक्ट आंसर पता चले, ठीक है ना। तो 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, यानी सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ग्राफ, बहुत से बच्चे इसके ग्राफ में डरते हैं, इसलिए मैंने मास्टर शीट में रखे ताकि डर खत्म हो जाए।
तो इसका ग्राफ ये कह रहा है कि एक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्राफ रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, ठीक है ना, फॉर अ कॉनकेव मिरर। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर बोलने से फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, कॉन्वेक्स बोलता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाती। ये बात का खास ख्याल रखना है। अब हमें 1/v वर्सेस 1/u का ग्राफ बनाना है। मिरर फॉर्मूला लगाया और 1/f की जगह मैंने नेगेटिव डाल दिया, तो जो पता है उसका हमने साइन डाल दिया। 1/v ये y एक्सिस पर आ गया, ये हमारा x एक्सिस पर आ गया, ये हमारे लिए कांस्टेंट c का काम करेगा। तो y की इक्वेशन मिल गई -x - c। अब इस इक्वेशन को बनाना बेहद आसान है। चेक करो, स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो अब हम कैसे इसको रीड्रॉ करेंगे? ये हो गया y, ये हो गया x, y की जगह 1/v, x की जगह 1/u। अब इंटरसेप्ट पहले लोकेट कर लो, नेगेटिव इंटरसेप्ट है यानी लाइन यहां से पास करेगी, स्लोप नेगेटिव है यानी लाइन ऐसे जाएगी, पॉजिटिव होता तो ऐसे जाती। तो ये इसका ग्राफ तैयार हो गया। कितना आसान था बनाना, और स्टूडेंट इससे डरता है क्योंकि कंसेप्ट नहीं आता बेचारे को। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ गया, देख लो कौन सा है, सी वाला हमारा राइट आंसर है। सपोज करो यही कॉन्वेक्स होता, क्योंकि वहां तो सारे रखे हैं मैंने मास्टर, इसलिए बोला मास्टर शीट, ऐसी मास्टर शीट है, सब प्रैक्टिस करा देगी। जो सोच सकते हो, जो नहीं सोच सकते, जो एग्जाम में एक स्टूडेंट को पढ़ के जाना चाहिए अगर उसे पेपर अच्छा करना है, वो है मास्टर शीट। तो अगर ये कॉन्वेक्स होता, ये पॉजिटिव हो जाता, इंटरसेप्ट पॉजिटिव मिलता। अब हम पॉजिटिव इंटरसेप्ट पे जाते, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बना देते, ग्राफ हमारा ये वाला बन जाता। सही है। तो कॉनकेव में कैसा होगा, कॉन्वेक्स में कैसा होगा, ये मैंने आपको बता दिया। लेंस होता, ठीक है, अभी आया नहीं, आएगा कल, फिर भी 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। कॉन्वेक्स लेंस होता तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती। अब तो समझ गए होगे ना, इतने भी अनाड़ी नहीं हो। और अगर कॉनकेव होता तो फोकल लेंथ नेगेटिव होती। हम चारों के ग्राफ बना सकते हैं, सिर्फ मैंने एक बताया पर एक से मैंने 4 निशाने लगाए, ठीक है ना। गेम समझ आना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आप देख रहे हो स्क्वायर। हाँ, इस तरीके के मैग्निफिकेशन में जिसमें एरिया पूछा जाता है, ये भी स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड होता है। पहले मैं एक बार इसका कंसेप्ट बता दूं, तो हमें एक कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई भी मिरर दे रखा है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ये एक ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है, ऐसे, ठीक है ना। तो अब जब भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स लगता है। अब जो इसकी इमेज बनेगी, मान लो ये साइड एल लेंथ की है, ये भी एल लेंथ की है, मान लो ये इसकी इमेज बन गई, तो इमेज की लेंथ हो जाएगी एम ट्रांसवर्स टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एम ट्रांसवर्स टाइम्स लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ इमेज आ जाएगा एम ट्रांसवर्स स्क्वायर इनटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। तो ये हो गया एरिया का खेल, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब एरिया में भी दिक्कत नहीं आनी, पढ़ो। स्क्वायर की साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो हमें ये 3 सेंटीमीटर मिल गया। डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो यू का वैल्यू हमें पहले ही मिल चुका है, ठीक है ना। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये तय हो गया कि पीछे ही बनेगा। पीछे क्यों बनेगा, ये तो हो गया कहां लाई कर रहा है, बियॉन्ड 2C, तो ये आगे की तरफ आ जाएगा। बट कोई बात नहीं, मैं अभी यहीं रख रहा हूं इसको, ठीक है ना। फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करके देना है, हमें पता करना है एरिया एनक्लोज्ड बाय इमेज, ठीक है, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो पहले एम ट्रांसवर्स निकालेंगे, एफ अपॉन एफ, इसलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट टूल है स्फेरिकल मिरर में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। जिसको ये कंट्रोल करना आता है वो हर चीज कर सकता है। एफ की वैल्यू हमारे पास होगी -10, यू की जगह मेरे पास आ गया -25, तो नीचे बचा +25, तो -10/15 और ये बचा -2/3। सही है। तो हमारे पास ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई, एरिया हम ऐसे उड़ा देंगे। तो एरिया ऑफ इमेज हो गया हमारे पास एम ट्रांसवर्स का स्क्वायर, मतलब 4/9 टाइम्स एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 3 × 3 यानी 9, तो एरिया ऑफ इमेज हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हमारे पास आ गया फर्स्ट वाला। तो आई थिंक आपको आराम से आ गया होगा समझ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्मॉल पीस ऑफ वायर बेंट इनटू एल शेप, ठीक है ना। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही इतना घिसा हुआ है कि ये घिस घिस के एल शेप का बन चुका है, ठीक है। तो एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर पर रखा गया है, ठीक है। अपराइट और हॉरिजॉन्टल पोर्शन इक्वल लेंथ के, ये इसका मतलब मैं बताता हूं। Along the axis of concave mirror of radius 10, ये थोड़ा सा खेल है, ठीक है। रेडियस 10 है तो फोकल लेंथ हो गई 5। ये ध्यान देना भाई, यहां बहुत से बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, रेडियस देख करके फोकल लेंथ ही लिखना भूल जाते हैं, रेडियस को ही फोकल लेंथ बना देते हैं। थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है, सिली मिस्टेक नहीं करनी। इफ द बैंड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, तो पोल से 20 सेंटीमीटर पर है, 20 सेंटीमीटर, तो
ये रिजल्ट हो गया बियॉन्ड 2C, है ना। तो 2C सेंटर देखोगे तो 10 पर आ जाएगा, उससे भी आगे, तो इमेज जो बनेगी वो इन बिटवीन C एंड F बनेगी। यहां ऑब्जेक्ट है एल शेप का, ये रहा एल शेप, ठीक है। ये हो गया अपराइट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल, दोनों की लंबाई बराबर है, एल ले लेते हैं। अब करना क्या है, हमें ये बताना है देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द अपराइट, यानी इसकी जो इमेज बनेगी और इसकी जो इमेज बनेगी उनका जो रेशियो होगा वो कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे, देखो कैसे। पहले इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज बनेगी इन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना। तो जैसे ये सी है, नाम डाल देता हूं पी क्यू आर, ठीक है। अब इसकी अगर मैं इमेज बनाऊंगा तो जो सी के पास होगा उसकी इमेज सी के पास बनेगी, आर इधर आ गया, क्यू इधर आ गया, और पी की इमेज नीचे चलेगी, ऐसे बनेगी। ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज, कौन सा वाला, अपराइट वाला, LIU लिख देता हूं। और ये हो गया लेंथ ऑफ इमेज, कौन सा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला, तो LIH लिख दिया। अब जरा गौर करो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो यहां ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा, तो LIU इक्वल्स टू M ट्रांसवर्स इनटू L। ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो यहां एक्सियल मैग्निफिकेशन आएगा, ऑब्जेक्ट छोटी लेंथ का है तो M ट्रांसवर्स का स्क्वायर, तो M ट्रांसवर्स का स्क्वायर इनटू L। सही है। अब हमें क्या करना है, अभी तो कुछ भी कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं किया, ठीक है ना, हमने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट उड़ेले हैं इसके अंदर। ये कह रहा है रेशियो बता दो किसका, अपराइट और हॉरिजॉन्टल पोर्शन का, अपराइट और हॉरिजॉन्टल, तो LIU बाय LIH का रेशियो बताना है। पहले रेशियो ले लो, LL कट जाएगा, MT से MT कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/MT। यानी कि खेल इतना है कि MT निकालो, नंबर ले जाओ 4, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है सवाल के अंदर। तो M ट्रांसवर्स का फॉर्मूला F/F माइनस U, F की वैल्यू हमारे पास हो गई -5, तो -5 प्लस हमारे पास आ गया 20, रिजल्ट में नीचे बचा -5 डिवाइडेड बाय 15, तो -1/3, माइनस साइन इन्वर्टेड नेचर दिखा रहा है वो हमने वैसे ही लगा रखा है, यहां तो रेशियो में मैग्नीट्यूड देना है। तो M ट्रांसवर्स की जगह 1/3 पुट करें तो रेशियो आ जाएगा 3:1, तो राइट आंसर हमारे पास बी वाला। लोग सोचते हैं बहुत हाई लेवल करा दिया, भाई मैंने कुछ हाई लेवल नहीं कराया, वो कराया जो पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। नहीं पता तो आपका ही लेवल डाउन है, इतना तो आना चाहिए। कंपटीशन में बढ़ने जा रहे हो, इतने सारे लोग बढ़ने जा रहे हो, इतना लेवल तो लेके जाओगे। तो ये चीजें बेसिक्स है, एक्सेल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हर बच्चे को आनी चाहिए, फट कैलकुलेशन होनी चाहिए, कंसेप्ट पता होने चाहिए, तब लड़ाई जीती जाती है। अब सोचो कि यही हाई लेवल लगेगा तो फिर एग्जामिनर तो फिर भाई बैठा ही है तीर तलवार लेकर के आओ हम तुम्हारा ऐसी तैसी करेंगे, तो ऐसे थोड़ा हम चल जाएंगे एग्जामिनर के पास, पूरे कंसेप्ट रेडी करके जाएंगे, इसलिए ये आपका फिजिक्स कैप्सूल चल रहा है। अब देखो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, अब प्लेन सरफेस के रिफ्रैक्शन में बहुत सारे मेरे पास टूल है। वो ये है, अगर ये सरफेसेस प्लेन है आपस में पैरेलल तो हम वो नहीं, अपना आप जो पढ़ते हो वो नहीं। तो मेरा कंसेप्ट बड़ा सिंपल है स्नेल्स लॉ का, कि म्यू साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, दैट्स इट, गेम खत्म। तो अब यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हो म्यू 1 है, तो मैं यहां लगाऊंगा म्यू 1 साइन आई, बढ़ जाओ आगे म्यू 2 साइन R1, इक्वेट करते जाओ, इक्वल्स टू म्यू 3 साइन R2 एंड अप टू सो ऑन। तो ये वो टेक्निक है म्यू साइन थीटा बराबर कांस्टेंट, जिससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो। और इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये तो बेसिक्स हैं, पता होने चाहिए, C/μ के बराबर होता है। इसी तरीके से वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम ये भी हमारा C/μ के बराबर हो गया। तो ये कुछ छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं जिनका हमें यूज करना आना चाहिए, एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए। एक और बात, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना भी बता दूं, ये ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है ना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसका मतलब हो गया μ1/μ2। लिखने का तरीका ये होता है 2μ1, ठीक है ना। ये जो है यहां आएगा, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये पहले ये बाद में, ठीक है ना। तो ये भी पता होना चाहिए। मान लो लिखा A/μg, तो इसका मतलब μA/μg नहीं है, μg/μ है, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके टिप्स में रहनी चाहिए, बेसिक्स हैं ये। अब आगे देखो, आगे हमारे पास आता है रियल और अपरेंट टैप। देखो इसके अंदर क्या क्या बन सकता है, रियल अपरेंट टैप बनेगा, ग्लास स्लैब में शिफ्टिंग बनेगी, लैटरल शिफ्टिंग बनेगी, यही है खेल, और क्या है। तो 3 4 5 कंसेप्ट हैं, उसके लिए पूरी महाभारत करने की जरूरत नहीं है, इजिली ग्रिप में लिए जा सकते हैं। सवाल लगा लेते हैं हम लोग इसके बाद और परफेक्ट हो जाओगे आप, फिर मास्टर शीट कर लेना। अब देखो हमें एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जो कि यहां पर है, हमें इसकी इमेज देखनी है, ठीक है ना। तो मान लो इसकी इमेज यहां पर बनी,
तो सरफेस से लेकर के यहां तक की ये दूरी, ये कहलाती है एपरेंट पोजीशन। तो जब शब्द एपरेंट आ जाता है तो हम इमेज की पोजीशन निकाल रहे होते हैं। तो जब भी मैं बोलूं एपरेंट पोजीशन तो इसका मतलब हम इमेज की पोजीशन निकाल रहे हैं। तो दिस इज एपरेंट पोजीशन। अब क्योंकि ये चीज यहां से नीचे की तरफ है, इस प्लेस को एपरेंट डेप्थ बोलेंगे, ऊपर होती तो हाइट बोल देते, ब्रह्मास्त्र। तो कभी भी एपरेंट पोजीशन निकालनी है ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, पहले इसका मतलब समझो कि एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ये नहीं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एपरेंट पोजीशन का मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है, लैंग्वेज डिकोड करो। तो ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जर्वर को कितनी दूरी पर दिखाई दी, तो जितनी भी दूरी पर दिखाई दी दैट इज कॉल्ड एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या फिर आप ये बोल सकते हो पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अब ये निकालने का मेरा बड़ा सिंपल सा तरीका है, वो ब्रह्मास्त्र ये है म्यू ऑब्जर्वर सिग्मा एक्स बाय म्यू। इसका मतलब ये हुआ, पहले ये देख लो ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में, अब जो सा भी मीडियम होगा वो हमें डालना पड़ेगा, एयर में तो एयर डालो, वाटर में तो वाटर में डालो, और यहां हमने लिखा म्यू ऑब्जर्वर। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस जहां इसकी आंख लगी हुई है वहां से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के एक्स बाय म्यू नाप डालो, ठीक है ना। तो x1 बाय म्यू 1 प्लस x2 बाय म्यू 2 एंड अप टू सो ऑन xn बाय म्यू n। तो ये हमारा हो गया एपरेंट डेप्थ या एपरेंट पोजीशन निकालने का सिंगल लाइन का ब्रह्मास्त्र। शिफ्ट, तो यहां से लेकर के यहां तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं शिफ्ट। शिफ्ट कैसे निकालोगे, रियल माइनस एपरेंट कर लो, ठीक है ना। तो शिफ्ट निकालने का तरीका हो गया रियल माइनस एपरेंट। तो रियल माइनस एपरेंट करें, ठीक है ना, तो हमारे पास शिफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। अब शिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं सिंपल स्ट्रैटेजी में बताऊं तो सिग्मा x1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वर का मीडियम। नहीं, याद मत करो, आप इसको याद करोगे आप भूल जाओगे, क्योंकि आपने पहले ही बहुत कुछ याद कर रखा है केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में क्यों याद करो कंसेप्ट। रियल कितना हो गया, नाप लो x1 से लेकर के xn तक। एपरेंट कितना हो गया, नाप लो यहां से यहां तक का, और आपने ये निकाल रखा है, माइनस कर लो, शिफ्ट आ गई। सिंपल, क्यों रट्टे मारने, ठीक है ना। सवाल देखते हैं, इसमें आता है हमारा पहला बर्ड फिश प्रॉब्लम, मोस्ट फेमस है। अब बर्ड फिश प्रॉब्लम में देखो मैंने क्या कर रखा है, बर्ड का दूरी x भी ले रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी, एयर नहीं लिया, ऐसे ले लिया। यहां फिश ले रखी है, इसका डेप्थ ले रखा है xf, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एफ। तो एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश या फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, पहले इसको देखते हैं। तो एपरेंट पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, अब इसका मतलब क्या हुआ, फिश ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, पहले ये बना लो, ठीक है ना। तो एपरेंट पोजीशन, अब लैंग्वेज डिकोड करो, एपरेंट पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, यानी बर्ड को फिश की इमेज कहां पर दिखाई दी, ठीक है ना, वो हमें बतानी है। तो हम तो डायरेक्ट लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बर्ड। अब बर्ड से फिश के बीच के जितने एक्स बाय म्यू है नाप डालो, ठीक है ना। तो एक्स बी बाय म्यू बी डिवाइडेड बाय प्लस एक्स एफ बाय म्यू एफ। इस टेक्निक से फायदा क्या है, इस टेक्निक से फायदा ये है, जैसे आप वो एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि वो डेंसर मीडियम में है तो क्या आप सरफेस के पास आ जाएगा, रेयरर में है तो दूर, ऐसा कुछ सोचना नहीं पड़ता, यहाँ डायरेक्ट लगा दो, ठीक है ना। जो जहां है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे ब्रह्मास्त्र का फायदा यही है, जो है अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है, खुद को खुद ही एडजस्ट कर लेता है, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, यही ब्रह्मास्त्र होता है। तो x बाय म्यू बी, एक्स एफ बाय म्यू एफ। अब एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, अब बर्ड ऑब्जेक्ट हो गई और फिश ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एपरेंट पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, यानी फिश ने बर्ड की इमेज कितनी दूरी पर देखी, सिंपल मतलब है। तो बाहर आ जाएगा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम में फिश है, बाकी x बाय म्यू नाप डालो, तो एक्स एफ बाय म्यू एफ प्लस एक्स बी बाय म्यू बी, ये हो गया कंसेप्ट आपका रेडी, जिन बच्चों को नहीं आता। अब फायदा क्या हुआ, फायदा इसमें ये हुआ, जरा चेक करो, ये चीज दोनों में सेम है, यानी आपने ये कैलकुलेशन एक बार कर ली, दोबारा वो कैलकुलेशन एज इट इज यूज में आ जाएगी, तो बेनिफिट है। अब आप अपने टेक्निक लगाते कि जी दूर शिफ्ट हो जाएगा, ये पास शिफ्ट हो जाएगा, उतने में रोते रहते आप, ठीक है ना, आप परेशान होते रहते, यहाँ मैंने एक लाइन में कर दिया काम। तो ये हो गया हमारा एपरेंट पोजीशंस निकालने का तरीका। इसी को डिफरेंशिएट करके लिख लें तो ये बन जाएगा एपरेंट वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड। यहां वेलोसिटी बर्ड की आ जाएगी, यहां वेलोसिटी फिश की आ जाएगी, दैट्स इट। तो बस पोजीशन को रिप्लेस करके वेलोसिटी बना दो तो वेलोसिटी का सवाल हो गया, और पोजीशन डाल दो तो पोजीशन का सवाल हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास अगला जो कंसेप्ट, जैसे बोला 3-4 ही कंसेप्ट आते हैं, वो रियल एपरेंट डेप्थ का आ गया, बर्ड फिश प्रॉब्लम आ गया, ये ग्लास स्लैब आ गया शिफ्टिंग वाला, और ये लेटरल शिफ्टिंग। बस इसके बाद खेल शुरू कर देते हैं हम लोग। देखो अब ग्लास स्लैब से जब भी लाइट रे पास होती है, ये लाइट रे,
तो ये क्या करता है, इसकी जो इमेज होती है ये इमेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट ये शिफ्ट कर देता है। मतलब लाइट अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है तो ये उस ऑब्जेक्ट की इमेज को उसी डायरेक्शन में यानी राइट साइड पर शिफ्ट कर देगा। इस शिफ्टिंग का स्टैंडर्ड फॉर्मूला T1 माइनस 1/μ। अब यहां एक बात बतानी बहुत जरूरी है, T हो गया थिकनेस ऑफ दिस ग्लास स्लैब, म्यू हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। ये बात ध्यान रखना, अगर बाहर एयर है तो कोई दिक्कत नहीं, बट पानी है तो क्या करोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विद रिस्पेक्ट टू मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कर लो, गेम खत्म। तो म्यू को मैं मेंशन कर दूं, म्यू हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम ऐसे लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मीडियम। अब अगर ये 1 है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो है वो उठा करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इसके अंदर। मान लो बहुत सारे मीडियम है, अब कईयों के दिमाग सारे बहुत, और कई खुद नहीं पढ़ते, ठीक है ना, क्लास में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कि यहां अलग कर दे यहां अलग कर दे, बट यहां पर आ जाता है सर अगर अलग हो जाएगा तो क्या होगा। तो आप यहां से मेरा वो ब्रह्मास्त्र लगा लो एपरेंट पोजीशन वाला, ठीक है ना, उसमें तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, जितने मीडियम अनाप शनाप आने दो। आपने इसकी अपरेंट पोजीशन निकाल ली, रियल माइनस अपरेंट कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो आप, अगर सब तरफ अलग होता ही नहीं, इतना मेडिकल में थोड़ा ना देते हैं। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आ जाएगी। अब मान लो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना, और ये यहां जाकर के मिला कर रही थी, यानी ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ट्रैवल अभी भी लेफ्ट से राइट कर रही है, तो अब ये इसकी इमेज को राइट साइड पर शिफ्ट कर देगा, और शिफ्टिंग का फॉर्मूला वही T1 माइनस 1/μ, म्यू हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो गेम ओवर हो गया। तो मेरे ख्याल से ग्लास स्लैब क्या करता है समझ आ गया, वो शिफ्टिंग करता है किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही हो, लेफ्ट से राइट जा रही होगी तो लेफ्ट से राइट शिफ्ट मारेगा, राइट से लेफ्ट जा रही होगी तो राइट से लेफ्ट शिफ्ट मारेगा। अब लेटरल शिफ्टिंग, तो लेटरल शिफ्टिंग या लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, तो देखो अगर दाएं और बाएं का मीडियम सेम है तो ऐसे में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती है, बट इनके बीच में ये एक गैप आ जाता है, तो मतलब इंसिडेंट ऐसे आ रही थी बट थोड़ा सा ऐसे शिफ्ट होकर के जाती है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच का, इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये बड़ी मेहनत से मजदूरी से निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना ताकि मजदूरी नहीं करनी पड़े। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है T साइन आई माइनस आर बाय कॉस आर, डिराइव नहीं करना, डायरेक्ट याद कर लो। अब इसके अंदर साइन आई माइनस आर को हम साइन ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी से ब्रेक कर लेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और हमारा काम चल जाएगा। बट इसमें कोई न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, इसलिए इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं COP, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम। पहला अपना वही बर्ड फिश, गिने चुने ही तो प्रॉब्लम है, और है क्या, स्नेल्स लॉ है इसके अंदर, बहुत आसानी से अभी लगाना सीख जाओगे। बर्ड फिश है आप सामने देख ही रहे हो, ग्लास स्लैब है अभी जस्ट मिल जाएगा आपको, तो कुछ नहीं है, बस खाली जो कंसेप्ट है उन पे बेस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, एग्जाम में नंबर ले आओ। तो ये कह रहा है बर्ड इन एयर लुक्स एट अ फिश डायरेक्टली बिलो इट, ठीक है ना, तो बर्ड फिश को देख रही है, तो एपरेंट पोजीशन ऑफ किसकी, बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश। अब पहले इसका मतलब समझो, ठीक है ना, हमने तो लिख दिया ऐसे ही एपरेंट पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, ये नहीं सोचा कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है, हमने क्या लिखा है ये भी देखना पड़ेगा। तो बर्ड हो गई ऑब्जेक्ट, ये हो गई ऑब्जर्वर, तो कौन किसको देख रहा है, फिश बर्ड को देख रही है। यहां क्या बोल रहा है, बर्ड इन एयर लुक्स फिश, तो रिजल्ट ये वाला चलेगा, ठीक है ना। अब कौन किसको देख रहा है, बर्ड इन एयर लुक्स फिश, ये चीज का मतलब है। स्टूडेंट आधे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लैंग्वेज क्या बोल रही है हम कैसे लिखें, तो ऐसे लैंग्वेज डिकोड करनी है। चलते हैं, तो ये कह रहा है बर्ड इन एयर, तो बर्ड एयर में दे रखी है, लुक्स एट अ फिश डायरेक्टली बिलो इट inside in a transparent liquid in a container if the distance of the fish as estimated by the bird is h1, तो ये डिस्टेंस हमें h1 दे रखा है। लिखते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बर्ड, बाकी सब वही चिपका दो, xb by mu b प्लस xf by mu f, कुछ नया नहीं है। अगले ने इंफॉर्मेशन दी है बर्ड एयर में है तो mu b 1 टिका दो, तो ये हो गया 1 xb by 1 प्लस xf by mu f, दैट्स इट। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ बर्ड एज एस्टिमेटेड बाय फिश, अब फिश बर्ड को देख रही है, फिश बर्ड को देख रही है, ये वाली चीज है, तो इसका नाम H2 डाल दिया, और इसकी वैल्यू होगी, अब बाहर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिश, बाकी अंदर वाला ड्रामा तो सेम ही रहता है, तो xb by 1 प्लस xf by mu f, सोचना ही नहीं पड़ा आपको कुछ, बस खाली यही सोचना पड़ा कि कब कौन सी चीज लिखनी है, उल्टी लिख गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या जानना चाह रहा है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, यानी जिस मीडियम में फिश है उसका रिफ्रैक्टिव। यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, दोनों को डिवाइड मारो तो H2/H1, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन है तो गया और यहां पर आ गया म्यू एफ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ फिश H2/H1 के बराबर है। और रिजल्ट हमारे हाथ में आ गया, H2/H1 से हम देखें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितना सस्ता, सुंदर, टिकाऊ रिजल्ट मैंने आपको दिया है कि कोई गड़बड़ी ना हो और एग्जाम में गड़बड़ी करा भी ना सके एग्जामिनर आपसे। तो मेरे ख्याल से बर्ड फिश में तो अब आप नाश्ते नाश्ते कराओगे। नेक्स्ट देखो, साफ दिख रहा, मन की मुराद पूरी हो गई। यहां ग्लास स्लैब है, शिफ्टिंग का सवाल पूछ लिया, दोनों तरफ का मीडियम भी मैंने बदल दिया, एयर की जगह ग्लिसरीन डाल दिया, तो अपना रिलेटिव वाला कंसेप्ट भी। एक एक कंसेप्ट और कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम जब ऐसे क्लियर होते हैं तब मजा आता है फिजिक्स में। तो क्या कह रहा है, गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, यार वेलोसिटी क्यों दे रहे हो, ये जबरदस्ती वेलोसिटी दे रहा है, हमें क्या चाहिए, म्यू चाहिए, तो वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से म्यू लिख लेंगे, इतनी ये मेहनत करवा लेते हैं हमसे। तो कैसे लिखेंगे, अभी बताया मैंने, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम c/म्यू होता है, तो यहां से म्यू की वैल्यू हो गई c/ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। c हो गया 3 × 10⁸, और क्वार्ट्ज के अंदर जो वेलोसिटी दे रखी है 1.5 × 10⁸, डायरेक्ट भी लिख सकते हो यार, ये 2 के बराबर आ गया। यानी कुल मिलाकर के इस क्वार्ट्ज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी नाम दे देते हैं, ये हमारा हो गया 2 के बराबर। आगे कह रहा है जी ग्लिसरीन में जो वेलोसिटी है 9/4 है, तो ग्लिसरीन का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो चुपचाप से, तो म्यू ग्लिसरीन, ठीक है ना, तो ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय जो वेलोसिटी दे रखी है 9/4 10⁸, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3। तो ये जो बाहर ग्लिसरीन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू ग्लिसरीन का 4/3। अब हमें तो चाहिए म्यू रिलेटिव, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मैं नाम तो ग्लास ही डाल रहा हूं भले ही चाहे जो भी हो, डिवाइडेड बाय ग्लिसरीन। ग्लास का हो गया बेटा 2 और ग्लिसरीन का हो गया 4/3, आंसर मिल गया हमें 3/2। चलो जी काम खत्म। अब क्या पूछना चाह रहा है, पढ़ो। ये कह रहा है व्हाट इज द शिफ्ट प्रोड्यूस, कितना सड़ा हुआ सवाल लग रहा है हमें, ठीक है ना। तो शिफ्ट का फॉर्मूला T1 - 1/म्यू रिलेटिव, दैट्स इट। टी की वैल्यू कितनी है जी, टी हो गया थिकनेस 18 दे रखी है, तो शिफ्टिंग रिजल्ट मेरे पास आ गया, एस का वैल्यू हो गया, टी हमें दे रखा है 18, 1 - 1/म्यू रिलेटिव हो गया 3/2। चलो ये 1/3 बचा, आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। बहुत जल्दी गेम ओवर कर दिया। आप देख रहे हो कुछ नहीं करना पड़ा, स्टूडेंट के बेचारे के आंसू आ जाते हैं सवाल करते करते, कैसे करें, दोनों तरफ का मीडियम अलग अलग हो गया, ये तो बहुत ही हार्ड है, बहुत हार्ड, ठीक है ना। कुछ नहीं है भैया, बेसिक कंसेप्ट ही है, जो तगड़े हैं तो हर हार्ड सवाल भी आसान होता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट ये कह रहा है, हाँ ये देखो आ गया ना, अब इसमें बहुत सारे त्राही मचा देंगे, और ये बड़ा हाई है यार, बहुत हाई लेवल है। हाई लेवल वो जो 10 पन्ने ले रहा हो और तब भी सॉल्व होके ना दे रहा हो, मेरे हिसाब से वो हाई लेवल है। ये कह रहा है सिल्वरिंग करी गई है, हर टेस्ट में आप इसको देखते हो, जो भी आप ऑप्टिक्स का टेस्ट देते हो, तो मैंने कहा इसको क्यों ना रखें, ये जो चिल्लाते हैं बहुत हार्ड, आसान बनाते हैं इसको। तो ये कह रहा है विड्थ ऑफ स्लैब इज 6 सेंटीमीटर, तो हमें एक ग्लास स्लैब दे रखा है, इस ग्लास स्लैब की विड्थ हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, बड़ी अच्छी बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 3/2 दे रखा है। इट्स रियर सरफेस इज सिल्वर्ड, ये सरफेस सिल्वर कर दिया, यानी थिक मिरर है। कौन सी इमेज ब्राइटेस्ट होगी, सेकंड इमेज। कितनी ब्राइटेस्ट होगी, 80%। ये रिजल्ट्स ऐसे याद रहने चाहिए। अब ये क्या जानना चाहता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट यहां से 28 सेंटीमीटर पर रखा। आगे कैलकुलेट द फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस, तो जो इमेज यहां सिल्वर्ड सरफेस से जितनी दूर बनेगी वो बता दो कितनी दूर बनेगी। इसमें आंसू आ जाते हैं, आपके नहीं है इसलिए मैं हूं। तो मेरे पास बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, पहले भी बताई है मैंने, ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम, पहले भी बताई है, फिर से बता रहा हूं। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी यूज करो कि जो सामने है वही उठाकर पीछे कर दो, ठीक है। तो बस इतना सा करते हैं। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी एज इट इज शेप दी, जो सामने था, सामने कौन कौन था, ग्लास था, ऑब्जेक्ट था, वही हमने बैक साइड पे भी कर दिया, ग्लास भी कर दिया, ऑब्जेक्ट भी कर दिया। दूरी एज इट इज 28, ये 6 है ना, हाँ ये भी 6, इधर का म्यू 3/2, इधर का म्यू 3/2। अब क्या जानना चाह रहा है, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द सिल्वर्ड सरफेस। अब आप यहां से देखोगे, ये तो है नहीं शीशे के पीछे जाकर के शीशे की इमेज देखो, ऐसा कौन इतना अकलमंद इंसान होगा जिसकी अकल इतनी मंद चल रही होगी कि वो शीशे के पीछे जाकर के शीशे की इमेज देखा, सामने से ही देखोगे। यानी आप यहां से देखना चाह रहे हो और आप ये पता करना चाह रहे हो इसकी वर्चुअल इमेज कितनी दूरी पर दिखाई देगी। तो अब देखो गेम क्या है, आप यहां से देखना चाह रहे हो
और आप इसकी इमेज को देखना चाहते हो कितनी दूरी पर दिखाई देगी। यार आप शिफ्ट ही तो कराना चाहते हो, और क्या करना चाहते हो, शिफ्टिंग कहां होगी, जिस डायरेक्शन में रे ट्रैवल करेगी, तो रे ऐसे ट्रैवल कर रही है तो शिफ्टिंग भी इसी डायरेक्शन में होगी। कितनी शिफ्टिंग होगी, फॉर्मूला लगा लेते हैं। आपको सर ये क्या से क्या बना दिया ठीक है ना, ये तो था सिल्वर्ड का, हमारे तो आंसू आ जाते थे, हाथ पांव फूल जाते थे। आपने तो बना दिया पीछे शिफ्ट मारो और शिफ्टिंग का फॉर्मूला लगा दो, गेम ही 2 सेकंड के अंदर हो। इसलिए तो मैंने कहा हार्ड नहीं है, कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो टी 1 माइनस 1 बाय म्यू, अब बाहर तो हवा है, हवा है तो म्यू ही रहने दो, नहीं है तो म्यू रिलेटिव कर लो। तो शिफ्टिंग की वैल्यू आ गई टी, अब टोटल थिकनेस हो गई 12, 1 माइनस 1 बाय म्यू, म्यू हो गया 3/2, तो इधर बचा 1/3, ये बचा 4, यानी ऑब्जेक्ट से इमेज 4 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट हुई। हमें कहां से बतानी है, हमें बतानी है सिल्वर्ड सरफेस से। बिल्कुल बताएंगे, जहां से चाहिए वहां से पूछो, हाथ में इंच टेप लेके हम तैयार हैं। यानी यहां से यहां तक की ये दूरी आपको बतानी है। ये दूरी कितनी हो गई, 4, तो ये कितना बचा 28 माइनस 4 यानी 24। तो पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम सिल्वर्ड सरफेस यानी इस डॉटेड लाइन 24 प्लस 6 यानी 30 सेंटीमीटर। यानी अब खाली इंच टेप लेकर के जोड़ना है, थोड़ा सा तसल्ली रख के आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास हो गया 30 सेंटीमीटर। अब खैर ये तो मैंने एज इट इज उठा लिया था, तो आंसर हमें इसका मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। गेम ही खत्म, जिससे आप डरते थे वो चीज आसान हो गई। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो। अब आता है टीआईआर, मैं बोला ना टीआईआर, कितने मजे मजे में बड़े हम, ठीक है ना, कुछ भी नहीं, लोड आया क्या किया, प्लेन मिरर कर लिया, फील्ड ऑफ व्यू देख लिया, डेविएशन भी देख लिया हमने उसके अंदर, हमने नंबर ऑफ इमेजेस भी देख डाली, सारे प्रॉब्लम कर डाले, स्फेरिकल मिरर कर लिया, प्रॉब्लम कर लिए, एक्सीएल भी कर डाला इवन। उसके बाद हमने ग्लास स्लैब और जो अपना शिफ्टिंग थे वो सवाल निपटा डाले। अब हम आगे टीआईआर के पार्ट पे। अब टीआईआर में क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लगाना सीख जाएंगे। तो बस आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, मतलब टीआईआर तक रहेगा, थोड़ा पेशेंस रखो। अब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, तो प्रॉपर्टीज, रे जानी चाहिए डेंसर से रेयरर की तरफ, तो यही जा रही है डेंसर से रेयरर की तरफ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के जस्ट बराबर होगा तो लिमिटिंग कंडीशन बनेगी टीआईआर की, बड़ा होगा तो सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी जरूरी बात है क्रिटिकल एंगल आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, सिर्फ एक ही तरीका, स्नेल्स लॉ। तो हमने यहां स्नेल्स लॉ लगाया, म्यू डी साइन आईसी म्यू आर साइन 90, तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई म्यू आर बाय म्यू डी। यानी मैं जनरली बोलता हूं रेयरर बाय डेंसर, अब रेयरर एयर है तो बड़ी अच्छी बात है, तो हमने इसको लिखा डी म्यू आर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टीआईआर के लिए चेक करना आना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, क्रिटिकल है या उससे कम है। क्रिटिकल से कम होगा तो रे बाहर चली जाएगी, ज्यादा होगा तो सेम मीडियम में आएगी। इसमें ग्राफ भी है, अभी जस्ट आगे दूंगा। अब पेटेंटेड कंसेप्ट आता है विजिबल रीजन का। हमने एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जला दिया तो रे तब तक बाहर आती रहेगी जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर ना हो जाए। उससे छोटा रहेगा तो लाइट बाहर निकलेगी और उस रीजन को हम बोलेंगे विजिबल रीजन। सबसे पहला काम क्रिटिकल निकालेंगे, कैसे, एक ही तरीका स्नेल्स लॉ, तो साइन आईसी रेयरर बाय डेंसर। अब तुरंत हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, ट्राइंगल बना करके हम फ्री हो गए। अब कॉस चाहिए तो कॉस की वैल्यू बता, टेन चाहिए तो टेन की वैल्यू बता। अब हमें ये एरिया निकालना है तो उसके लिए हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो ये आईसी तो ये भी आईसी, तो रेडियस हो गया h 10 आईसी, ठीक है ना, यानी हमें 10 आईसी की जरूरत है। तो 10 आईसी की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, म्यू आर बाय अंडर रूट म्यू डी स्क्वायर माइनस म्यू आर स्क्वायर। हमारे पास रेडियस आ जाएगा, वंस यू हैव ऑब्टेन्ड रेडियस, अब एरिया पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा। तो ये छोटे मोटे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, कुछ अच्छे भी रखे हैं, दिखाता हूं। जैसे आ गया ना, देखो अच्छा ग्राफ, ठीक है ना। तो देखो यहां से यहां तक का ग्राफ, ये तब से तब तक के लिए है जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल ना हो जाए। ये वो जगह है जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर हुआ। क्रिटिकल तक आप देखो डेविएशन जो है वो एक कर्व्ड पाथ फॉलो करता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल के बराबर हो जाती है तो डेविएशन हो जाता है 90 माइनस क्रिटिकल। जैसे ही क्रिटिकल से स्लाइटली डेविएशन बढ़ता है तुरंत डेविएशन की वैल्यू डबल हो जाती है। ऐसी सिर्फ टीआईआर में होती है और कहीं नहीं होती, ध्यान रख लेना। तो डेविएशन बिकम्स डबल व्हेन इंसिडेंस जस्ट क्रॉसेस क्रिटिकल एंगल। अब डेविएशन की वैल्यू होगी 180 माइनस 2c, ठीक है ना। उसके बाद डेविएशन लीनियरली डिक्रीज करता है जब तक इंसिडेंस का एंगल 90 डिग्री ना हो जाए। तो अब यहां सवाल क्या क्या बनते हैं आपके सामने, द मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। तो यहां से यहां तक रिफ्रैक्शन है, यहां से यहां तक रिफ्लेक्शन है। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इज 90 माइनस क्रिटिकल। बेसिक कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। इट विल बी एट द angle of incidence which is equals to critical angle. Maximum angle of deviation for all angle of incidence, किसी भी angle of incidence के लिए 180 minus 2c, just beyond critical.
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन सी, देन डेविएशन इंक्रीजेस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे आई बढ़ता जा रहा है डेविएशन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। आगे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन सी, तो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन सी होगा अब डेविएशन डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा स्ट्रेट लाइन में, डेविएशन डिक्रीजेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस ग्राफ को इलैबोरेट करते हैं। सीओपी बता देता हूं, मजे आ जाएंगे आपको। जैसे जैसे मान लो कहता है लाइट जो है मीडियम से किसी मीडियम से एयर में जा रही है और उसका डेविएशन का ग्राफ ये रहा, ठीक है ना, ये रहा आपके सामने। कहता है ये वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री और ये वैल्यू हमें दे रखी है 60 डिग्री। ये डेल्टा वर्सेस आई कर्व है। तो ये इतना कर्व किसी भी नीट स्टूडेंट जो अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, उसके लिए बहुत है ये बताने के लिए कि भैया ये टीआईआर का ग्राफ है। सवाल कहता है चलो क्रिटिकल एंगल बता दो, घर से खाली हो। कहता है चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता दो, मीडियम का, डेंसर मीडियम का कितना है, रेयर का 1 है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं ये वैल्यूज और ये वैल्यूज 90 माइनस क्रिटिकल, 180 माइनस 2c, ठीक है ना। किसी भी एक वैल्यू को पकड़ लो, वहां से क्रिटिकल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसे ले लेता हूं। तो डेविएशन 30 डिग्री, ये हो गया 90 माइनस c। तो क्रिटिकल की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका 60 डिग्री है। अब हमें म्यू निकालना है। हम अच्छी तरह जानते हैं साइन आईसी की वैल्यू रेयरर बाय डेंसर होती है। देखो कितना आसान चल रहा है। रेयरर 1 हो गया, डेंसर हमें निकालना है। साइन आईसी हो गया 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर 1 बाय म्यू। यहां से म्यू की वैल्यू ढूंढ ली हमने 2/√3, इसको √3/2 डाला, काम खत्म। देख रहे हो, ग्राफ से ऐसे सवाल बन जाता है, ठीक है ना। और स्टूडेंट छटपटाता रहता है बेचारा, उसको आते नहीं है सारी चीजें। तो आई थिंक अब आप आराम से कर लोगे। अब मान लो वो ये बोले, मान लो ये बोले, इतना बोलता नहीं है, गूंगा रहता है एग्जामिनर। मान लो ये बोले, कहता है इंसिडेंस की वैल्यू 70 डिग्री है, डेविएशन बता दो। आपको सर ये बोल के क्या कर लिया आपने, ठीक है बताता हूं। क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है। इससे हमने ये पता कर लिया कि ये इस रीजन में पूछ रहा है या इस रीजन में पूछ रहा है, बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया 70 डिग्री है इंसिडेंस का एंगल, तो वो यहीं कहीं लाई करेगा। तो डेविएशन की वैल्यू अब चलेगी 180 माइनस 2i के फॉर्मूले से, पटक दो इसके अंदर। तो डेविएशन हो गया 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री। ऐसे करके सवाल होते हैं, ठीक है ना। ये नहीं मजे मजे में चल रहे हैं हम, अच्छे अच्छे चल रहे हैं और एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तब मजे आ रहे हैं। ये थोड़ा ना उड़ाई चले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपका ग्राफ भी सुपर सॉलिड हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, अब आपके सामने ये दिख रहे हैं पेटेंटेड सवाल है, ठीक है ना। हर बार ही ऐसे कराता हूं क्योंकि स्टूडेंट की प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सवालों की। पूछे भी एग्जाम में यही जाते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है ग्लास वाटर इंटरफेस है, ये रहा ग्लास, ये रहा वाटर, इधर एयर। It emerges finally parallel to the surface of water as shown in the figure, value of mu g। इस mu g की वैल्यू बता दो अगर यहां सरफेस के पैरेलल है। देखो जी साफ पता चल रहा है यहां TIR हो रहा है। हमें ये mu g की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ, और कुछ नहीं करेंगे। यहां 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 सब आपस में बराबर हैं, तो हम इसके और इसके बीच में स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं, गेम ओवर कर देते हैं। तो mu g sin i, mu g sin i बराबर 1 sin 90, ठीक है। यहां से साइन आई की वैल्यू मेरे पास आ गई विच इज इक्वल्स टू 1 बाय म्यू जी। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था म्यू जी का वैल्यू, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। तो म्यू जी का वैल्यू मेरे पास आ गया, म्यू जी बराबर 1 बाय साइन आई। अब आप चेक कर लो, आंसर भी मिल गया 1 बाय साइन आई के हिसाब से सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे भी सवाल होते हैं, स्टूडेंट इनमें भी रोते रहते हैं कैसे निकाले हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट देखो, हाँ देखो पेटेंटेड प्रॉब्लम है। इसमें स्टूडेंट हालत खराब हो जाती है, भाई डरता है बहुत, ठीक है ना। कहता नहीं भाई हम तो थर-थर कांप रहे हैं, हमसे सवाल नहीं होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे सवाल को। अब दिखाता हूं मैं आपको इसको कैसे उड़ाते हैं, ध्यान देना। ये कह रहा है ग्लास प्रिज्म, तो अगले लेक्चर में आएगा, उससे पहले की शुरुआत है ये, ठीक है ना। कह रहा है ग्लास प्रिज्म, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, डिप्ड इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 4/3, इसको अपन 3/2 लिख लेते हैं। A light ray is incidented normally on the surface AB, यहां से नॉर्मली आई। कहता है इट रीचेस सरफेस BC, BC पर पहुंच जाए। कब पहुंचेगी? जब TIR होगा। अब बताओ साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा किससे छोटा होगा, किससे? ऐसे किसी भी टाइप के सवाल को करने का सस्ता सुंदर टिकाऊ तरीका ये रहा। पहले तो जिस जगह TIR कराना है पहले वहां नॉर्मल बनाओ, बना ली। अब ये एंगल आई ले लो। अब पहले इस आई की वैल्यू ट्राइंगल से ढूंढ के लिखो। तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो आई की वैल्यू आ गई थीटा।
तो पहला काम, जिस जगह TIR कराना वहां आई की वैल्यू ले लो, ठीक है ना, जो भी आपको ट्राइंगल से या चीजों से मिल रही हो। मान लो ये हमें 30 दे रखा होता तो ये 30 हो जाता, 45 दे रखा होता 45 हो जाता। अब कंडीशन लगाओ कि रे को अगर इधर से TIR करवाना है, ग्रेस नहीं करवाना, क्योंकि वो कह रहे BC तक पहुंचे, ऐसे ग्रेस कर गई तो ये तो बाहर ही चली जाएगी, वो कह रहे C तक पहुंचे, BC वाली लाइन तक पहुंचे, तो साइन आई का भी नंबर बाद में। तो अगर वो यहां पर TIR कराना चाहता है तो ये जो आई है, जो कि थीटा है, मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। कंडीशन लगाओ, दोनों तरफ साइन साइन चिपकाओ, तो साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन IC। आई कितना है, आई हमने निकाला ज्योमेट्री से थीटा के बराबर, मस्ट बी ग्रेटर देन साइन IC। साइन IC का फॉर्मूला रेयर बाय डेंसर। आप देखिए, आपको सर ये तो गजब कर दिया, इतना दिखने में मुश्किल सवाल इतना आसानी से कर दिया। तो बस बिल्कुल सिंपल है, जहां TIR कराना वहां आई निकालो, आई ग्रेटर देन C करो, साइन साइन चिपकाओ, साइन IC की वैल्यू रेयर बाय डेंसर। अब गेम खत्म। तो साइन थीटा ग्रेटर देन, रेयरर कौन है भाई, रेयरर हो गया वाटर 4/3, डेंसर कौन है पानी, डेंसर कौन है ग्लास 3/2। तो साइन थीटा ग्रेटर देन 8/9 होगा तो TIR होगा, रे BC तक पहुंचेगी। आंसर आपके सामने है, ना कोई सिर दर्द हुआ, ना मेरे को कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल लगाना पड़ा, एक सवाल उड़ा के रख दिया हमने अपने बेसिक नॉलेज से, ठीक है ना। आप इसको हाई लेवल कहोगे क्या, नहीं, ये तो बिल्कुल सिंपल लेवल है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल रिफाइंड है। आगे, अब आगे आपको वही रूटीन फॉलो करना है। TIR खत्म थोड़ा ना हुआ, प्रिज्म में बैठा हुआ आपका इम्तिहान लेने को, तो कल के लेक्चर में हम लोग TIR देखेंगे, प्रिज्म के अंदर मजे आएंगे, बट पहले प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। तो नोट्स रिवाइज कर लो, KTS के नोट्स से प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, और मास्टर शीट जरूर कर लो। एक और खास बात, टेस्ट भी कर लो, क्योंकि बहुत से बच्चे टेस्ट स्किप कर रहे हैं, तो थोड़ी सी देर की बात है, थोड़ी सी मेहनत और की बात है, नंबर अच्छे आ जाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा कि यार हमारे फिजिक्स में नंबर 170 180 आए हैं, अच्छा सिलेक्शन हो गया, हम 1.5 महीने पढ़ के भी सिलेक्ट हो गए, तो इससे बढ़िया क्या बात होगी। तो थोड़े से एफर्ट लगा लो, जी जान लगा दो, 1.5 महीने की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं है, रिजल्ट अच्छा आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। मिलते हैं रे ऑप्टिक्स पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।